नमस्कार और गंगा एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पर आपको विधिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर व्याख्यान, विधि से जुड़े हुए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य तथा विधिक इतिहास से संबंधित सामग्री सरल और व्यवस्थित रूप में उपलब्ध होगी। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू गंगा एजुकेशन। आज का ये एक्सप्लेनर एक एब्सोल्यूट लैंडमार्क मास्टर क्लास होने वाला है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर। हम डीपली डिस्कस करेंगे मॉडर्न डेंटल कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 2016 का जजमेंट। चाहे आप एलएलबी, जुडिशरी या क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक बेसिकली गारंटीड आना ही आना है, तो अपना पूरा फोकस यहाँ रखिएगा। ओके, लेट्स डाइव राइट इन। आज की क्लास का सिलेबस बहुत ही क्लियर और स्ट्रक्चर्ड है। पहले हम फैक्ट्स और इम्पोर्टेंस समझेंगे, उसके बाद लीगल प्रोविजंस और कोर्ट की सबसे क्रूशल कोर रीजनिंग को डीकोड करेंगे। एंड में मेंस और प्रीलिम्स के लिए क्रिटिकल एनालिसिस और इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी कवर करेंगे। तो चलिए सीधा पहले इस सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, इंट्रो और इस केस के एसेंशियल फैक्ट्स। सुप्रीम कोर्ट का ये 2016 का बहुत ही फेमस केस है, मॉडर्न डेंटल कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसका कोर लीगल इशू एक बहुत ही डीप क्लैश था, इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी वर्सेस स्टेट कंट्रोल इन प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस। देखिए, एग्जाम के लिए ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जब बहुत स्टेट पावर और फंडामेंटल राइट्स के एक्सट्रीम फ्रिक्शन की आती है। इस पूरी कंट्रोवर्सी को एक क्रोनोलॉजिकल स्टोरी की तरह समझते हैं। 2005 के आसपास प्राइवेट कॉलेजेस ना अपने खुद के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट्स यानी प्राइवेट सीईटीज कंडक्ट करते थे, पर ग्राउंड रियलिटी में हुआ क्या? मैल प्रैक्टिसेस, करप्शन और अनफेयर एडमिशंस की मैसिव कंप्लेंट्स आने लगी। इसको स्ट्रिक्टली रोकने के लिए 2007 में एमपी गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास कर दिया एडमिशंस और फीस को रेगुलेट करने के लिए। अब इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को लगा कि उनकी आज़ादी पूरी तरह छीन ली गई है। 2009 में एमपी हाई कोर्ट ने स्टेट एक्ट को अपहोल्ड किया और फाइनली गुस्से में प्राइवेट कॉलेजेस ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर। देखते हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल वॉर में आखिर लीगल प्रोविजंस और आर्ग्यूमेंट्स क्या यूज हुए। देखिए, मैं आपको एक इनसाइडर टिप देता हूँ। वैसे तो रेगुलर क्रिमिनल केसेस में आईपीसी, बीएनएस, सीआरपीसी और डायरेक्ट वर्सेस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, पर ये एक्सप्लेनर बिल्कुल अलग लेवल पर है। यहाँ हमारा ध्यान कंप्लीटली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और लेजिस्लेटिव एविडेंस के एप्लीकेशन पर शिफ्ट हो जाता है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्शंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो इनको ध्यान से सुनिए। हमारा पूरा फोकस यहाँ 3 मेन पिलर्स पर होगा। आर्टिकल 1911G यानी आपका राइट टू ऑक्यूपेशन, आर्टिकल 19(6) जो स्टेट को पावर देता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने की, और आर्टिकल 15(5) जो रिजर्वेशन से एक्सप्लिसिटली डील करता है। यही 3 आर्टिकल्स पूरे केस की फाउंडेशन है। दोनों साइड्स के बीच टक्कर बहुत इंटेंस थी। अपेलेंट्स यानी प्राइवेट कॉलेजेस का स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट था कि अंडर आर्टिकल 19(1)G एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रन करना उनका फंडामेंटल राइट है। उन्हें एब्सोल्यूट ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए फीस फिक्स करने की और स्टूडेंट्स एडमिट करने की। पर स्टेट का भी एकदम सॉलिड डिफेंस था। स्टेट ने कहा पब्लिक इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। आर्टिकल 19(6) के अंडर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बिल्कुल जरूरी हैं ताकि एजुकेशन को एक प्रॉफिटेरिंग धंधा बनने से रोका जा सके। Now let's jump straight to the most important part of this explainer, Section 3, the court's core reasoning. सुप्रीम कोर्ट को प्राइमरीली 3 शार्प लीगल क्वेश्चंस का जवाब देना था। पहला, क्या स्टेट जबरदस्ती अपना सीईटी प्राइवेट कॉलेजेस पर थोप सकती है? दूसरा, क्या स्टेट कमिटी बनाकर इन कॉलेजेस की फीस रिस्ट्रिक्ट कर सकती है? और तीसरा, क्या प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशनल है? अब कोर्ट ने एविडेंसेस को इवैल्यूएट कैसे किया, ये समझना जरूरी है कि यहाँ क्रिमिनल लॉ जैसा डायरेक्ट या सर्कमस्टेंशियल एविडेंस नहीं चलता। स्टेट ने हेवी लेजिस्लेटिव एविडेंस प्रेजेंट किया, जैसे ग्राउंड रिपोर्ट्स और सर्वेज जो कंक्लूसिवली दिखा रहे थे कि मैल प्रैक्टिसेस टॉप लेवल पर हैं। कैपिटेशन फीस रैम्पेंट थी और उन प्राइवेट सीईटीज में ना तो फेयर प्ले था और ना ही कोई ट्रांसपेरेंसी। बेसिकली स्टूडेंट्स का ओपन एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। इस एक्सप्लॉयटेशन को एड्रेस करने के लिए कोर्ट ने यहाँ एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल दिया। TMA पाई और PA इनामदार जैसे हिस्टोरिकल केसेस को रेफर करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट अग्रेसिवली अप्लाई किया। कोर्ट ने क्लियर किया कि एडमिशन प्रोसेस सिर्फ तभी वैलिड है जब वो स्टेप 1 फेयर हो, स्टेप 2 ट्रांसपेरेंट हो और स्टेप 3 नॉन एक्सप्लॉयटेटिव हो। अगर कॉलेजेस ये ट्रिपल टेस्ट फेल करते हैं तो स्टेट डेफिनेटली पब्लिक इंटरेस्ट में इंटरवीन कर सकती है। इस थरो रीजनिंग के बाद फाइनली आते हैं सेक्शन 4 पर, जो है फाइनल जजमेंट और इस केस के की प्रिंसिपल्स। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट परफेक्टली क्लियर था
उन्होंने प्राइवेट कॉलेजेस की सारी अपील्स डिसमिस कर दी। स्टेट का जो सेंट्रलाइज सीईटी प्रोसेस था उसको एकदम कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। फिर रेगुलेटरी कमेटी का गठन कंप्लीटली वैलिड माना गया क्योंकि उसका प्राइमरी एम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिटियरिंग को रोकना था। और फाइनली प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस में आर्टिकल 15(5) के तहत रिजर्वेशंस को भी प्योरली वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया। इस जजमेंट का सबसे पावरफुल थ्योरेटिकल टेकअवे है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये कॉन्सेप्ट याद रखना दोस्तों, मेंस और प्रीलिम्स दोनों में डायरेक्ट पूछते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी का सीधा मतलब है एक प्रिसाइज बैलेंस स्ट्राइक करना। एक तरफ आपका आर्टिकल 19(1)(g) का राइट है और दूसरी तरफ स्टेट की ड्यूटी है पब्लिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना अंडर आर्टिकल 19(6). कोर्ट ने प्रैक्टिकली ये चेक किया कि स्टेट की रिस्ट्रिक्शंस पब्लिक इंटरेस्ट सॉल्व करने के लिए एडिक्वेट हैं या नहीं, विदाउट वाइपिंग आउट द कोर फंडामेंटल राइट इंटायरली। ये केस हमें ये प्रिंसिपल देता है जो एजुकेशन सिस्टम की नींव है। सुप्रीम कोर्ट ने फर्मली स्टेट किया कि एजुकेशन इज अ नोबल ऑक्यूपेशन ऑन अ नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस। कमर्शलाइजेशन इज नॉट परमिटेड। हाँ, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए रीजनेबल सरप्लस जनरेट कर सकते हैं, पर वो एजुकेशन को प्योर कमर्शियल प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। चलिए अब थोड़ा प्रोफेसर मोड ऑन करते हैं। सेक्शन 5 में इस केस की क्रिटिकल एनालिसिस और इसका फ्यूचर इम्पैक्ट देखते हैं। इस लैंडमार्क जजमेंट की सोशल और लीगल सिग्निफिकेंस एब्सोल्युटली ग्राउंड ब्रेकिंग थी। इसने आर्टिकल 15(5) और प्राइवेट अनएडेड कॉलेजेस पर चल रही एंडलेस डिबेट को परमानेंटली सेटल कर दिया। आज जो देश भर में नीट जैसी ट्रांसपेरेंट सेंट्रलाइज्ड एग्जाम्स कंडक्ट हो रही है ना, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता प्रैक्टिकली इसी केस ने पेव किया था। और फाइनली इस जजमेंट ने कैपिटेशन फीस की मेनेस पर काफी हद तक एक डायरेक्ट ब्रेक लगाया। एग्जाम में आंसर लिखते वक्त आपको बैलेंस्ड रहना है। एक तरफ इसकी मेजर स्ट्रेंथ है कि ये स्टूडेंट मेरिट को कंप्लीटली प्रोटेक्ट करता है और ऑर्डिनरी फैमिलीज का फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन रोकता है, पर दूसरी तरफ इसकी बिगेस्ट क्रिटिसिज्म ये है कि अगर स्टेट ऐसी ही हैवी इंटरवेंशन और हार्डकोर रिस्ट्रिक्शंस लगाएगा तो हाई क्वालिटी प्राइवेट प्लेयर्स फ्यूचर में बेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करने से डरेंगे, उनका इंसेंटिव खत्म हो जाएगा। अगर आपको ऐसे ही केस लॉ सिंप्लीफाइड चाहिए अपने हर एक लीगल एग्जाम के लिए, सब्सक्राइब जरूर करें। गंगा एजुकेशन पर हम इन्हीं कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को बिल्कुल लॉजिकली और एफर्टलेसली आपके दिमाग में सेट करते हैं। एंड नाउ सबसे फेवरेट पार्ट, सेक्शन 6 एग्जाम बोनस एंड MCQs। चलिए आपकी एक्टिव रिवीजन का क्विक टेस्ट ले लेते हैं। ये रहा स्क्रीन पर आपका मेन कॉन्सेप्ट बेस्ड MCQ। Which doctrine was primarily used to balance Article 19(1)(g) and Article 19(6) in this case? Is it A. Doctrine of eclipse, B. Doctrine of proportionality, C. Doctrine of severability, या फिर D. Pith and substance? Take 2 seconds और mentally अपना आंसर लॉक कीजिए। And definitely the correct answer is B. Doctrine of proportionality. अभी हमने एक्सटेंसिवली डिस्कस किया था कि कैसे कोर्ट ने फंडामेंटल राइट्स और स्टेट की हैवी रिस्ट्रिक्शंस के बीच एक परफेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस मेंटेन किया। और आखिर में ये रहा आपका डिटेल्ड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। Evaluate the impact of Article 15(5) on private unaided colleges post-modern dental college case. इस सवाल का डिटेल स्ट्रक्चर अपनी नोटबुक में जरूर फ्रेम कीजिएगा। That's all for today's masterclass. लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। यहाँ लॉ समझाया जाता है। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। इस सत्र को देखने के लिए धन्यवाद। यदि यह व्याख्यान आपको उपयोगी लगा है तो कृपया लाइक, शेयर और गंगा एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और आगे भी ऐसे महत्वपूर्ण विधि व्याख्यानों के लिए जुड़े रहें।